गीता भारत के केंद्र में है। केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के देशों को भी गीता भेंट करके प्रधानमंत्री जी ने भारत के गीता के ज्ञान को मनुष्य कल्याण के लिए, किसी एक जाति, किसी एक पंथ के लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए, कल्याण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उसको दुनिया के मंच पर मोदी जी ने गीता के माध्यम से स्थापित किया है। हमारी ज्ञान परंपरा आज वापस अपने सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर लौटने की गुहार कर रही है। क्या आपको लगता है कि नई किताबों का सृजन करना आवश्यक है? सब विषय में दुनिया के पहले भारत का कोई न कोई ज्ञान परंपरा रही है जिसको हम सिलेबस में लाना प्रारंभ कर दिया है। चाहे मैथमेटिक्स होगा तो, चाहे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के बीच में एक संयोग की आवश्यकता है। दुनिया के लोग अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का गला काटना चाहते हैं, लेकिन भारत का दृष्टिकोण शुभ लाभ के साथ चलता है। अर्थव्यवस्था में बही खाता लिखने वाला व्यक्ति लिखता अंदर शुभ लाभ, तो ये शुभ लाभ है। ये भारत की संस्कृति का एक दृष्टिकोण है, ये व्यापक संदेश है कि कमाई करना तो कैसी करना। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में स्वागत है दर्शकों आपका। और आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक सांस्कृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने वाले और नए प्रकल्पों का सृजन करते हुए मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के नए उन्मेष की ओर ले जाने में जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे वरिष्ठ मंत्री जो कई सारे विभागों के कर्ता धर्ता रहे, ऐसे आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी उपस्थित हैं स्टूडियोज में। आपका हार्दिक स्वागत है। सांस्कृतिक संवादों का एक वृहत मंच स्थापित हुआ है महाभारत के रूप में, और यह सौभाग्य मिला है मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति महकमे को वीर भारत न्यास, जो कि इतिहास, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति इन तमाम क्षेत्रों में हमारे उस ज्ञान की टोह ले रहा है जिसने कभी विश्व गुरु भारत को प्रतिष्ठित किया था। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका होना आप किन अर्थों में महत्वपूर्ण मानते हैं, न केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी? देखिए, ये जो आयोजन महाभारत की गौरव गाथा कार्यक्रम है जी, ये भारत के उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का अद्भुत तरीका है जी, जिसमें केवल देश के ही नहीं तो विश्व स्तर के कलाकार आए हैं जी। और मैं समझता हूं कि भारत की उस गौरवशाली परंपरा को, उसके शौर्य को, उसके ज्ञान को और उस समय के जो विकास था, व्यक्तियों का विकास भी था और वैसे भी विकास था, उस सबका एक दृश्य सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है जी। लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि भाई ऐसा हम फिर से हो सकते हैं, ये विश्वास जगेगा और इस विश्वास के कारण से भारत फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, जिसको हम विकसित भारत के रूप में देखते हैं, उसके लिए आधार स्तंभ बनेगा। जी जी। इसके पहले भी लंबा वक्फा बीत गया, संस्कृति कर्म कई सारी चीजों से जुड़ के होता रहा। इस समय जब पूरी दुनिया के आसमान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, आतंक से हर दूसरा तीसरा आदमी कहीं ना कहीं आहत है और अब ये जो भय और आशंकाओं का दौर है, क्या लगता है कि महाभारत के पास इन तमाम प्रश्नों के, इन शंकाओं के, दुश्वारियों के जवाब हैं? देखिए, हमारे देश के इतिहास में जब हम पूरी देखते हैं और महाभारत काल को देखते हैं तो मुझे युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में देखता हूँ श्री कृष्ण को और अर्जुन को एक प्रकार का कौतूहल था। दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है, असमंजस की स्थिति में एक व्यक्ति ऐसे में निराश और हताश, जिस पर पूरा युद्ध का दारोमदार था जी। और भगवान कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और एक हताश और निराश अर्जुन फिर से लड़ता है और एक अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो हमारे जीवन में भी और सामाजिक परिवेश की दृष्टि से देखे तो और भारत के संदर्भ में भी देखे तो वो प्रसंग हम सबको लिए प्रेरणादायी बनता है कि गीता का संदेश शांति में नहीं दिया है। जब सबका मन अशांत हो, सब विचलन हो, और ऐसे समय में जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है, मैं समझता हूँ इसलिए एक गीता आज भी उसी प्रकार से प्रासंगिक है जो उस काल में थी। जी। और भगवान कृष्ण का संदेश भी आज भी प्रासंगिक है। जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गीता को केंद्र पर रखकर पूरे देश में एक सांस्कृतिक लहर स्थापित की है,
और गीता पर केंद्रित आयोजन भी हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि गीता को और सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है? क्योंकि गीता के बारे में ये धारणा है कि गीता को समझने के क्रम में जब हम जाते हैं तो हमें एक पूरी संस्कृत का संभाषण दिखाई देता है। इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। गीता भारत के केंद्र में है, आज जी। पहले भी रही थी। क्यों प्रगटीकरण का लोगों ने समय पर प्रगटीकरण किया, उन्होंने विश्वास को प्रकट नहीं किया। मोदी जी ने उस विश्वास को प्रकट किया है, और केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के देशों के को भी गीता भेंट करके प्रधानमंत्री जी ने भारत के गीता के ज्ञान को मनुष्य कल्याण के लिए, किसी एक जाति किसी एक पंथ के लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए कल्याण के लिए ये भारत का जो संदेश पहले का था और वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उसको दुनिया के मंच पे मोदी जी ने गीता के माध्यम से स्थापित किया है। जहाँ तक गीता का जटिलता का प्रश्न है जी, अर्थों का प्रश्न है, तो कई सारे लोग, कई प्रकार के लोग आजकल ये जो हमारे कलाकार साथी है वो भी उसको अपने भाव के साथ में उसके मूल भावना को प्रकट करते हैं जो समाज में जल्दी समझ में आता है। जी, और इसलिए कई लोग काम कर रहे हैं। श्लोक तो जो होगा वो होगा, लेकिन उसका अर्थ सरल करते हुए जी, जी, जनमानस के बीच में वो जाना चाहिए। कई सारी संस्थाएं काम कर रही है, वीर भारत न्यास भी उसमें काम कर रहा है, तो इसमें और भी लोग काम करें। मैं समझता हूँ जल्दी गीता एक सरल और सबको समझने वाला, क्योंकि हम तो गाँव में जब थे तो गीता पर नाटक होती थी गाँव में, जी, जी, और उसमें अभिमन्यु का क्या रोल होगा, तो अर्जुन का क्या होगा, तो कृष्ण का क्या होगा, तो उससे हमने गीता को ज्यादा समझा है बजाय पढ़ने के। जी, जी, और जब महाभारत टीवी चैनल पर चल रहा था उससे भी हमको ज्यादा समझने का मौका मिला बजाय पढ़ने के। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश में कलाकार साथी है ये जो काम करते हैं ये भी जनमानस तक गीता के भाव को जल्दी पहुंचा सकते हैं। जी, जी। आपके पास तो शिक्षा मंत्रालय रहा, उच्च शिक्षा मंत्री आप रहे हैं, और इसके साथ तकनीक के क्षेत्र में भी जिस तरह के नवाचारों को हमारा पूरा देश देख रहा है, आप उसके साथ जुड़े प्रकल्पों में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक शिक्षा मंत्री होने के नाते भारत की जो महान ज्ञान परंपरा है, जो नॉलेज ट्रेडिशन है, जो हमारी लोक की ज्ञान परंपरा है, अनुभव सिद्ध थी, वो अपने कई सारी श्रुति और स्मृति जिसे वाचिक परंपरा कहते हैं उसके चलते आगे बढ़ती गई। हमारी ज्ञान परंपरा आज वापस अपने सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर लौटने की गुहार कर रही है। नई शिक्षा नीति आप जानती हैं बेहतर मुझसे भी अधिक। क्या आपको लगता है कि नई किताबों का सृजन करना आवश्यक है और नई शैली में हमारी पुरानी आदर्श मूल्यों से प्रेरित साहित्य को नए भाषा में पहुंचाने की जरूरत है? इस क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है? देखिए, आपने सही बात कही। भारत की जो ज्ञान परंपरा है यानी हमारे बहुत श्रेष्ठतम मूल्यों के साथ हमारा ज्ञान रहा है। जी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ज्ञान जो रहा है, ज्ञान की जब चर्चा करते हैं तो वो अध्यात्म है, धार्मिक उसको जोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ तक सीमित नहीं थे। जी, हम साइंस में भी, विज्ञान में भी सर्वोच्च स्थान पर थे, और हमारे कई धर्म ग्रंथ में भी, वैसे ग्रंथों में भी उस विज्ञान के पुट मिलते हैं। जी, और इसलिए हमारे विद्यार्थी आज जो आप आज के संदर्भ में जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको ये अवसर दे रही है कि भारत के उस महानतम ज्ञान परंपरा को फिर से समझें और उस पर रिसर्च करें। यदि किसी ने कह दिया कि ये तो अंधविश्वास है, जी, हम उस पर रिसर्च करेंगे, हमारे शोधार्थी उस पर रिसर्च करेंगे। यदि वो अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खरा नहीं उतरता है और समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो हम उसको अंधविश्वास मानेंगे, उसको हटाएंगे। लेकिन यदि वैज्ञानिक पक्ष के आधार पर समाज के लिए उपयोगी है तो मैं कहूँगा कि हमारे शोधार्थी ये गर्व के साथ कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो भारतीय समाज में जो एक परंपरा में जो विज्ञान की परंपरा स्थापित की है, ये विज्ञान सम्मत है, ये रूढ़िवादी नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। इसलिए अंधविश्वास को और रूढ़िवादिता की परिभाषा को भी बदलने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा को जब हम सिलेबस में ला रहे हैं तो उसको देखने का अवसर मिलेगा। जी, जी, चाहे मैथमेटिक्स होगा, तो चाहे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, सब विषय में दुनिया के पहले भारत का कोई न कोई ज्ञान परंपरा रही है, ज्ञान रहा है, जिसको हम सिलेबस में लाना प्रारंभ कर दिया है। इस हिसाब से पुस्तक लिखने का काम भी देश के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश उसमें
अग्रणी राज्य की भूमिका में आ चुका है। जी, बस अंतिम प्रश्न आपसे। हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव सिद्ध माना जाता है। किताबों में लिखी हुई चीजें व्यवहार में अगर आचरण में अगर नहीं आती हैं तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। बरसों बरस हमारी जो शिक्षा नीति है जिसे हमने कई सारी पीढ़ियों को के साथ जोड़कर देखा, उसमें ये रहा कि किताबी ज्ञान केवल पन्नों तक महफूज हो गया और अंक सूचियों में नंबरों को देखकर मुस्कुराने तक सीमित रह गया। अब ये बार बार आवाज लौट कर आ रही है कि व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं है तो फिर इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के बीच में एक संयोग की आवश्यकता है? इसको लेकर क्या प्रयोग किए जा रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा अवसर दिया है जी बिल्कुल। और उसमें केवल रटने के सिस्टम को खत्म करते हुए सीखने के सिस्टम पर आगे बढ़ रहा है, प्रैक्टिकल के काम पर, व्यवहारिक ज्ञान पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत का जो ज्ञान था वो इसी आधार पर था और इसलिए हम कई बार देखते हैं कि दुनिया के लोग हमसे साक्ष्य मानने लगे। जी हाँ, हमारे पास साक्ष्य नहीं है लेकिन हमारे व्यवहार में वो ज्ञान है। उस ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करते हुए लोगों के व्यवहार में उसको ढालना, हम एक संवेदनशील नागरिक के नाते समाज में कितने उपयोगी हो सकते हैं और हमारे पूर्वजों ने छोटी छोटी बातों के द्वारा वो ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है। वो ज्ञान उपलब्ध है, हम रट रहे हैं लेकिन उसको व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। आज वही समय है कि उसको व्यवहार में लाते हुए, और जिस प्रकार से मैं कई पंचों पर कहता हूं जी कि शुभ लाभ, जब बही खाता लिखने वाला व्यक्ति लिखता अंदर शुभ लाभ लेकिन अपने घर पे लिखता है शुभ लाभ, तो ये शुभ लाभ है। ये भारत की संस्कृति का एक दृष्टिकोण है, ये व्यापक संदेश है कि कमाई करना तो कैसी करना, अच्छे साधनों से करना और जो कमाई हुई है वो अच्छे कामों के लिए खर्च करना। वाह। ये भारत का दुनिया से अलग करने का एक दृष्टिकोण पैदा होता है। दुनिया के लोग अर्थ के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का गला काटना चाहते, सबका गला काट के भी हम जिंदे रह जाएं, हमारा पेट भरा जाए, हम पैसा कमा लें। लेकिन भारत का दृष्टिकोण शुभ लाभ के साथ चलता है अर्थव्यवस्था में। इसलिए हम दुनिया को बाजार नहीं मानते, दुनिया को एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों ने कहा, वही संदेश आज भी प्रासंगिक है और भारत उस पर काम करना प्रारंभ किया है। आने वाले समय में, यानी मैं 2047 की बात कर रहा हूं, जिस भाव के साथ में भारत में हमारे पूर्वजों ने मान्यता स्थापित की थी वो फिर से समाज जीवन में स्थापित होगी। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को लोग धारण करते हुए लोक कल्याण की भावना के साथ विश्व का कल्याण करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ विश्व का कल्याण का संदेश हर मंदिर से गूंजा है, हर स्थान से गूंजा है और वही मैं समझता हूँ धर्म को धारण करने का काम है जो भारत में तेज गति के साथ चल रहा है, शिक्षा के स्वरूप में भी हम सबके सामने आ रहा है। जी, ये प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। जिस सवाल के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, ये पूरा परिसर देखते हुए आप बातचीत के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। जब आप इस पूरी सरहद से अंदर आए तब आपने देखा कि गलियारे चहक महक रहे थे अलग अलग गतिविधियों से। इन सब से गुजर कर क्या अनुभव आपके भीतर ठहरता है एक प्रतिक्रिया के रूप में? देखिए, आज जिस महाभारत का जो यहाँ प्रसंग चल रहा है और उसके सारे जो पात्रों को बनाया है, प्रदर्शित किया है, शस्त्रों को प्रदर्शित किया है जी, ऐसा लगता है कि ये भारत का उस शौर्य को भी प्रदर्शित करता है और भारत के उस ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। और वो जो जीवन की गहराई है, वो गहराई और जीवन मूल्य उसको भी समझने का अवसर सबको मिल रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि ये सब देख करके हम कई प्रकार की जिज्ञासा जगी है और इसको और नीचे तक हम कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, इसलिए कॉलेजों में कैसे उतार सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं तक कैसा पहुंचा सकते हैं, ये भी मैंने वीर भारत न्यास के हमारे सम्मानीय न्यासी सचिव से कहा है कि ये बहुत अद्भुत उन दृश्य है, इसको सबको देखना चाहिए। जी जी, आज वसंत पंचमी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। ये जो आज नया सुर, नई आवाज और नया परिदृश्य हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी सोचा है उसे हम व्यवहारिक धरातल पर उतरता हुआ देखेंगे। यही दरअसल सांस्कृतिक उन्मेष भी है, भारत का ऐश्वर्य भी है। कहता आप हमारे सांस्कृतिक संवाद में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, नए भवितव्य से भी आपने अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।